A very warm welcome to all of you dear students of class 3rd. This is our social studies video and here is our book Globe Trotters. In the previous videos we have studied chapter number 1 to 5 and I hope you all have revised it very well. Now let's move to the next unit, that is unit number 3, Life in India, and chapter number 6, Our Food. So let's start with it. Get going. Rohit and his family are in a restaurant to celebrate his birthday. He and his sister are flipping through the menu book. They are amazed at the variety of dishes: Punjabi, Bengali, South Indian, Gujarati. Such diversity of cuisines. So, इसका क्या मतलब है कि एक बच्चा है रोहित और वो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहां जाता है तो वो क्या करता है, वो और उसकी सिस्टर मिलके मेन्यू बुक को देख रहे होते हैं, उसके पेजेस टर्न कर रहे होते हैं और एक अच्छी सी डिश ढूंढ रहे होते हैं। और वो जब मेन्यू बुक देखते हैं तो इतना अमेज फील करते हैं, इतना सरप्राइज फील करते हैं कि कितनी सारी वैरायटी हैं डिशेस की। कहीं पे पंजाबी डिशेस दी हुई हैं, कहीं पे बंगाली डिशेस दी हुई हैं, कहीं गुजराती डिशेस दी हुई हैं। सो देयर आर सो मैनी डिशेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सच डाइवर्सिटी ऑफ कुजिन होती हैं वेरियस टाइप ऑफ फूड, अलग अलग डिशेस को ही हम कुजिन्स बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी। बहुत ही डिफरेंट सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनका रहना सहना बिल्कुल अलग है, उनके बोलने का तरीका, उनके खाने पीने की जो रिचुअल्स हैं, उसके बाद उनके फंक्शंस, क्या फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि हमारी क्लासेस में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं सभी, और वो मिलजुल के रहते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि भाई अगर एक बच्चा क्लास में मुस्लिम है और बाकी 4 बच्चे हिंदू हैं तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो मुस्लिम से बात नहीं करेंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, उसको भी इक्वली ही ट्रीट करते हैं जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस इज डाइवर्सिटी, कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा कंट्री इंडिया जो कि एक डाइवर्स लैंड है, और हमारे इंडिया में हमने इसके पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन ऑलरेडी देख लिए हैं कि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेट्यू हैं, कहीं पे फिर डेजर्ट एरिया है, कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं। तो अलग अलग एरिया में किस तरीके की सॉइल होती है ये भी हमने देखा कि कहीं की तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, कहीं पे बिल्कुल ही अनफर्टाइल लैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह जो क्रॉप्स होंगी, जो हम खेती करेंगे, वो भी डिफरेंट तरीके की होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हम एप्पल की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में ही मिलती हैं, या फिर केसर की बात करें तो वो जम्मू में ही मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सुटेबल होगा कि वहाँ पे वो चीज़ उगाई जा सके, और हम यहाँ केसर नहीं उगा सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क है लैंड का, है ना। तो हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा फ्रूट या फूड उगाया जाता है और कहाँ पे उसे कंज्यूम किया जाता है। सो we will read about the different types of food crops grown in India. Different food crops, कौन सी खाने के फसलें हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे द टाइप ऑफ फूड आइटम्स ईटन बाय पीपल इन इंडिया, कि किस टाइप के फूड आइटम खाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन इंडिया, किस तरीके से फूड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाया जाता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यातायात के संसाधन, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, की सामान को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से लेके जाना है, वो माध्यम, ठीक है। तो खाने को इंडिया में किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
You already know that India is a huge country. It has different type of landforms like plains, mountains, plateaus and deserts. The climate also varies from place to place. Even the distribution of rainfall is not uniform in India. तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है यू ऑलरेडी नो दैट इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री. तो हम सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. ह्यूज का मतलब क्या होता है? विशाल, लार्ज, है ना. इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. और हमने जब हमारा फिजिकल डिवीजन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कितने टाइप्स में हमारी जो लैंड है उसको हमने डिवाइड किया है इंडिया की. बेसिकली हमने 6 फिजिकल डिविजन्स पढ़े थे. कौन से थे? माउंटेन, देन प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, है ना, और ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पढ़े थे. ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया था कि कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया में. द क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जैसे जैसे हम दूसरी जगह पे मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होता है? क्लाइमेट में भी चेंज आता जाता है. जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में तो स्नोफॉल होती है, और जब केरला में चले जाएं तो वहाँ पे तो कभी हमने स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा. इवन हम अपने हरियाणा की ही बात करें तो यहाँ पे भी हमने कभी नहीं देखी स्नोफॉल. तो इसका मतलब क्या है? वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्नोफॉल होती है. तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है ना, कि जैसे जैसे हम देखो जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा, प्लेस जितनी ज़्यादा ऊपर होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा. और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगी? ठंड. और टेम्परेचर बढ़ रहा है. देखो अब हम गर्मी के दिनों में हैं तो गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी ज़्यादा है. और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब गर्मी कम है और ठंड होती जा रही है. ठीक है ना. तो जितने हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते रहेंगे उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा? गिरता चला जाएगा, माइनस में चले जाएगा, और मतलब ठंड ज़्यादा होगी. ठीक है. तो जैसे जैसे हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर या क्लाइमेट में भी चेंज होता जाता है. इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया. और साथ में जो रेनफॉल क्या है? बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म का मतलब सेम नहीं है, रेगुलर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इतनी बारिश होगी ही होगी. ठीक है ना. तो सिस्टमैटिक नहीं है कि आज तो इस साल तो मान लो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई कि बाढ़ ही आ जाए, और अगले 2 साल तक मान लो बारिश ही ना आए और सूखा पड़ जाए, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म हियर इन इंडिया. इट इज डिपेंड ऑन वेदर, कैसा मौसम है यहाँ पे. ठीक है. फिर हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, उन वो फैक्टर भी है रिस्पॉन्सिबल कि कैसे कैसे क्लाइमेट में चेंज आता जा रहा है. तो ना तो हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि वो हर जगह सेम हो इंडिया में, ना ही ऐसा है कि रेनफॉल हर जगह सेम हो. कहीं पे जैसे डेजर्ट एरिया की बात करें हम, तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है? बहुत कम रेनफॉल होती है ना, जिसकी वजह से वहां पे कैसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? कैक्टस, जो बुशी होंगी, शॉर्ट एंड बुशी, और साथ में जो जिनके अंदर कांटे होंगे, ऐसी फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि उनको पानी उनके अंदर रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. वो लंबे समय तक कम पानी में सरवाइव कर सकते हैं. और उनकी जो स्टेम होती है वो भी कैसी होती है? वैक्सी होती है, जिससे कि वो ज़्यादा पानी अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करते. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ऐसे प्लांट्स उगाए जाएंगे जिनके अंदर पानी कम से कम ज़रूरत हो, जिसके अंदर पानी की. तो वहां पे अगर हम राइस ग्रो करने लगेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि राइस को तो ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है ना. तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जिनका असर हम चैप्टर में देखेंगे किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे फूड की ग्रोथ के ऊपर, हमारे किस प्रकार की हम फसलें उगाएंगे उस चीज के ऊपर इसका पूरा असर हम देखेंगे. आगे पढ़ते हैं. सॉइल्स फाउंड इन इंडिया ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हमारे इंडिया की जो सॉइल है वेरियस प्लेस पे वो भी डिफरेंट होती है. एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो मिट्टी भी कैसी होती है? चेंज हो जाती है. जैसे आप
अब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है, फिर एलुवियल सॉइल आ गई, ठीक है ना, और भी बहुत सारी टाइप्स हो जाएंगी सॉइल की, और उनकी कंसिस्टेंसी और उनका टेक्सचर कैसा है, वो कौन से किस प्रकार की फसलों को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, इन सब चीज़ों को डिसाइड करती हैं कि किस तरीके की फसल किस मिट्टी में ग्रो करेगी और फिर उस एरिया में वही फसल उगाई जाएगी, है ना। तो आगे देखेंगे, एज अ रिजल्ट द फार्मर्स ग्रो अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप्स। इसी वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी है, किस किस चीज में वैरायटी है, सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ, हमने पढ़ा लैंडफॉर्म, ऑलरेडी हम ये तो हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को एक बार देख रहे हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया में, ठीक है। दूसरी चीज कि हर जगह का क्लाइमेट भी क्या है, डिफरेंट है, वो भी हर जगह सेम नहीं है। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, 3 फैक्टर हमने अभी तक इंपॉर्टेंट पढ़े हैं जो कि सभी डिफरेंट है, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा सॉइल, की सॉइल भी किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे दूसरे पर्टिकुलर प्लेस से अलग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ब्लैक सॉइल है तो कहीं और भी ब्लैक सॉइल ही होगी, नहीं, सॉइल में भी क्या है, डिफरेंस है, एक प्लेस की सॉइल दूसरे प्लेस की सॉइल से डिफरेंट है। उसके बाद यही सारे इन सभी कारणों की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल कंसिस्टेंसी, ये सभी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से फार्मर ग्रोज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप्स। इसकी वजह से क्या होता है, फार्मर बहुत डिफरेंट टाइप की फसलें उगा सकते हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उस तरीके का। अब मान लो जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी है जहाँ पे हम केसर उगा सकते हैं या फिर एप्पल उगा सकते हैं। वहीं हम बात करें कि हरियाणा की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होंगे, वीट या राइस सबसे ज्यादा उगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की सॉइल है जिसमें कि वीट और राइस को ग्रो किया जा सकता है। तो किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो वहां पे कुछ और प्रकार की फसलें होंगी। तो ये क्या है, जैसे कि अगर हम केरला साइड चले जाएं या कोस्टल एरियाज में, वहां पे क्या होते हैं, कोकोनट ट्रीज उगाए जाते हैं। तो ये उस एरिया का कैसी क्लाइमेट कंडीशन है, वहां पे बारिश की क्या स्थिति है, उसके बाद वहां की मिट्टी कैसी है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे कौन सी फसल को उगाया जाए। इसीलिए इंडिया में फार्मर बहुत ही डिफरेंट लार्ज वैरायटी ऑफ फूड एंड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अमंग द फूड क्रॉप्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। फूड के अंदर क्या क्या कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज, उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस एंड ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। तो अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे कि हम बिहार में चले जाएं तो वहां पे चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि हम हरियाणा में देखें तो यहाँ पे जो ये है अपना गेहूं बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम चले जाएं साउथ में तो वहां पे क्या है, फिश वगैरह बहुत ज्यादा, नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं तो वो वहां पे नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, वहां पे रोटी तो बहुत कम ही लोग खाते हैं, जबकि हरियाणा में रोटी ज्यादा खाई जाती है। तो ये भी क्या है, कंट्री के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की फूड हैबिट्स होती हैं और वो अलग अलग खाने को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अलग अलग वैरायटी के फूड, कि कौन सा फूड किस तरीके से हमें मिलता है, कहाँ पे पाया जाता है और कितने प्रकार के फूड्स होते हैं। उसके बाद वेजिटेबल की कैटेगरीज, फ्रूट्स की कैटेगरीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे वेजिटेबल ऑयल हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, मसाले स्पाइसेस कहाँ कहाँ से आते हैं। उसके बाद कोई फेमस स्वीट डिशेस हैं, जैसे कि अब हरियाणा की स्वीट डिश की बात करें तो हम हलवा या खीर सबसे ज़्यादा बनाते हैं, जबकि अगर हम चले जाएं वेस्ट बंगाल में तो उधर रसगुल्ला, जिसको रसोगुल्ला बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा खाया जाता है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कौन सी फेमस डिशेज हैं, उसके बाद फूड को किस तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके आया जाता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे और एक बार इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की रीडिंग लेंगे, जहां तक समझाया है यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की रीडिंग ले लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं। सो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।